सरिता रोज की तरह आज भी दोपहर के बाद कमरे से बाहर आई तो उसकी नंद शिवानी ने ताना मारते हुए कहा, उठ गई महारानी, अब जल्दी से माँ के लिए चाय बनाओ। क्यों दीदी, तुम खुद नहीं बना सकती क्या? तुम्हारी भी तो माँ है ना। ये सुनकर शिवानी सरिता को घूरने लगी। भाभी, ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तभी पीछे से सरिता की सास रुक्मणी जी भी आ गई और सरिता को घूरते हुए बोली, दिखा दिया ना तूने अपना असली रंग। पहले अच्छी बनती फिरती थी, अब देखो कितनी लंबी जुबान चलती है। आज ही आने दे बेटे को मेरे, तेरे तेवर ढीले ना करवा दूं तो मेरा नाम भी रुक्मणी नहीं। शाम को पवन के आते ही रुक्मणी जी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। पवन बेटा, बहू के ज़्यादा ही पंख निकल आए हैं। तो पवन ने पूरी बात बिना सुने ही कहा, माँ मैं तो पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ, जब घर आता हूँ आपकी चिक चिक शुरू हो जाती है। क्यों आप लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते? बेटे के मुँह से ये सुनकर रुक्मणी जी उसको ही खरी खोटी सुनाने लगी। जोरू का गुलाम हो गया है तू अपनी बीवी को कहते हुए, डर लगता है तुझे? पवन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सरिता ने अपनी नंद शिवानी को आवाज़ लगाकर कहा, शिवानी तुम ये बर्तन धो दो, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। शिवानी को तो अपनी भाभी का यूँ काम कह देना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे काम कहने की? आज तक मेरी माँ ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया और तुम मेरे ऊपर हुक्म चला रही हो। शिवानी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी, आपने इसे ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। ये मुझसे काम कह रही है, लगता है मुझे भगाना चाहती है। तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे ये कौन होती है तुझे भगाने वाली? भागना तो अब इसको पड़ेगा। आज इसकी माँ को बुलाती हूँ, देखती हूँ इसकी माँ कैसे नहीं आती। कहते हुए रुक्मणी जी ने तुरंत सरिता की माँ ममता जी को फ़ोन लगा दिया और बोली, आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाइए, आज फैसला होकर रहेगा। सरिता की माँ ममता जी आधे घंटे में आ चुकी थी। ममता जी के आते ही रुक्मणी जी ने कहा, समधन जी अपनी बेटी को लेकर जाइए यहाँ से, इतनी बदतमीज़ लड़की हमें अपने घर में नहीं चाहिए। तो ममता जी भी चुप ना रह सकी और बोली, बुरा मत मानिए बहन जी, बेटी तो आपकी भी कम नहीं है, ससुराल से आकर मायके बैठ गई है और अब मेरी बेटी का घर उजाड़ रही है। ये सुनकर रुक्मणी जी का पारा हाई हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? और ये घर आपकी बेटी का नहीं मेरा है, इसलिए इस घर में मेरी बेटी रहेगी। अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। तब तक सरिता भी अपना सूटकेस तैयार कर चुकी थी। उसने बाहर आकर कहा, चलिए माँ यहाँ से, मुझे भी नहीं रहना अब यहाँ। कहते हुए उसने अपनी माँ ममता जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर सरिता माँ के गले लगकर खूब रोई और वो सब बातें सुनाने लगी। जब उसकी नंद शिवानी का रोते हुए फ़ोन आया था और उसकी सास रुक्मणी जी ने फ़ोन उठाया था तो शिवानी रोते हुए बोली, मम्मी अब मुझसे सहन नहीं होता, प्लीज़ आप मुझे ले जाओ। आज तो तुम्हारे दामाद ने अपनी बहन के लिए मुझे थप्पड़ मारा है, अब और थप्पड़ खाने के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, जल्दी से आकर मुझे ले जाइए। ये सब बताते हुए शिवानी फूट फूट कर रो रही थी। तभी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देखकर रुक्मणी जी का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई उसको तुझे हाथ लगाने की? तू रुक, तेरे पापा और मैं बस अभी आते हैं, तू अपना बैग तैयार रखना। कहकर रुक्मणी जी ने फ़ोन रख दिया और तुरंत अपने पति रमेश जी को सारी बात बताई। तो वो बोले, भाग्यवान एक बार दामाद जी से बात कर लेते हैं, क्या पता बात इतनी बड़ी ही ना हो। तो रुक्मणी जी गुस्से से बोली, आपको पता भी है कि दामाद जी हमारी बेटी पर हाथ उठाने लगे हैं, क्या अब भी उससे बात करना बाकी रह गया है? ये सुनकर रमेश जी भी अपने गुस्से पर काबू ना कर पाए और तुरंत गाड़ी में बैठकर रुक्मणी जी के साथ अपनी बेटी को लेने निकल गए। वहां पहुंचकर रुक्मणी जी गुस्से से अपनी बेटी शिवानी को आवाज़ लगाने लगी, घर से बाहर आई और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगी। तभी रुक्मणी जी ने शिवानी के सर पर हाथ रखकर कहा, रो मत बेटी, अब हम आ गए हैं, फिक्र मत कर। आवाज़ सुनकर शिवानी की सास भी बाहर आ गई और बोली, नमस्ते बहन जी, आप लोग बैठिए, बैठकर बात करते हैं। ये सुनकर रुक्मणी जी जोर से बोली,
अरे क्या बेटी आप लोगों के यहाँ आपको शर्म नहीं आती जो बहू पर हाथ उठाते हो? और कहाँ है आपका वो लाडला बेटा सुमित? बुलाइए उसे, बहुत हाथ चलते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सुमित भी बाहर आया तो रुक्मणी जी बोली, बहुत पैर मचलने लगे हैं तुम्हारे, अभी पुलिस बुला सकती हूँ मैं। इसके माँ बाप जिंदा हैं अभी तो? सुमित ने नम्रता से कहा। माँ जी आप बैठकर पहले पूरी बात तो सुनिए। लेकिन रमेश जी और रुक्मणी जी आंख निकालते हुए बोले, हमें तुम लोगों से कोई बात नहीं सुननी, और सुनने भी क्या? अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तभी शिवानी के साथ हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिए, समाज क्या कहेगा। तो रमेश जी ने कहा, अरे मेरी बेटी को मारने से पहले समाज की चिंता करनी थी, अब तो इसका जेल में चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी रमेश नहीं। शिवानी की सास बार बार रुक्मणी जी को के तो कभी रमेश जी के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। तभी अपनी माँ का यूं हाथ जोड़ना सुमित को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं माँ कोई ज़रूरत नहीं है इसके सामने हाथ जोड़ने की, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को। वैसे भी ये दिन रात यहाँ करती ही क्या है, घर तो इससे संभाला नहीं गया, कोर्ट कचहरी की धमकी से मैं नहीं डरता, जो करते हैं करने दीजिए। तभी रुक्मणी जी चिल्लाकर बोली, देख लिया बहन जी क्या कहा इसने, यही तो इज्जत रह गई हमारी बेटी की इस घर में। अब देखना मैं महिला आयोग तक पहुंच जाऊंगी, एक बार अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तब तक शिवानी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और बाहर आकर बोली, चलिए पापा इनके मुंह मत लगिए, इन्हें तो कोर्ट में देख लेंगे। तभी सुमित की माँ ने अपने बेटे को सुमित से कहा, बेटा बहू को रोक ले, एक बार रोक ले बेटा, देख ऐसे बहू का जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन सुमित हाथ बांधे खड़ा रहा। रुक्मणी जी और रमेश जी अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ गए। 2-4 पड़ोसी भी देखने बाहर निकल आए थे और सुमित की माँ उनके हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। मत कीजिए भाई साहब, घर मत तोड़िए। तो रमेश जी ने आंखें लाल करके कहा, अरे अपने बेटे को कहिए जो कहना है, घर तो उसने खुद तोड़ा है। इतना कहकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकल गए। सुमित की माँ रोती हुई अंदर आ गई। उधर घर पहुंचते ही रुक्मणी जी ने जोर से आवाज़ देकर, सरिता बहू, अरे ओ सरिता, जल्दी से ठंडा पानी लाओ और चाय बनाओ। सरिता बाहर आई तो शिवानी को देखकर हैरान रह गई। रुक्मणी जी ने कहा, अरे ऐसे क्या घूर रही हो, चाय बनाओ जाकर, मुंह बन गया क्या तुम्हारा। सरिता कुछ नहीं बोली, चुपचाप किचन में चली गई। शिवानी बाहर बैठी अपने माता पिता को सब बता रही थी। रुक्मणी जी बार बार यही कहती, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का, देखो तो कैसे सिकुड़ कर काटा हो गई। तभी सरिता चाय लेकर आ गई तो रुक्मणी जी ने उससे कहा, कैसे आंखें फाड़कर देख रही है, अरे दिखाई नहीं देता क्या कितनी परेशान और दुखी है मेरी बेटी। अरे इसे यहाँ देखकर तो तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। सरिता कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने शाम तक अपने पति पवन को आने का इंतजार किया। जैसे ही पवन आया तो रुक्मणी जी ने अपने दामाद और उसकी माँ के बारे में जी भरकर बुराइयां की। तो पवन ने कहा, माँ आपको तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए था, घर क्यों आ गई। तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे ये घबराई हुई थी बेटा, परेशान थी इस कारण घर आ गई। तभी सरिता ने अकेले में पवन से कहा, पवन आपको नहीं लगता कि सुमित जीजा जी से भी बात करनी चाहिए, एक तरफ की सुनेंगे तो घर टूट जाएगा। तो पवन ने कहा, अरे जीजा जी हमेशा ही शिवानी को परेशान करते हैं, घर बचा ही कहाँ है। तो सरिता ने अगले दिन खुद ही शिवानी से बात करने की कोशिश की। दीदी घर पर बहुत मुश्किल से बनता है, तोड़ा तो पल भर में जा सकता है, आप सुमित जीजा जी से एक बार बात तो कीजिए। तो शिवानी ने गुस्से से कहा, भाभी अगर आपकी नंद घर में बैठकर आपसे जुबान लड़ाएगी तो क्या करेंगी आप। उस दिन मैंने मेरी नंद को अपनी एक कुर्ती और शॉल धोने को दे दी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तो पता है उसने क्या किया, उसने मेरी शॉल को मेरे वाइट सूट के साथ भिगो दिया, सारी कुर्ती खराब कर दी। तुमने भी मेरी तरह अनपढ़ गंवार लोगों के बीच में जाती तब तुम्हें पता चलता। ये सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। अब रोज़ ही घर में
बस एक ही चर्चा का विषय रहने लगा। शिवानी दिन भर सुमित के बारे में बात करती, उसके और उसके परिवार की खामियां गिनकर बताती। उधर रुक्मणी जी और रमेश जी महिला आयोग में जाकर शिकायत की तो वो लोग सुबह सुबह ही सुमित के घर पहुंच गए। बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, जोर जोर से नारेबाजी से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सुमित की माँ और बहन जैसे ही बाहर आए तो उनके होश उड़ गए। सब ने उनको पकड़ लिया। बहू को मारने पीटने के आरोप लगाकर वो लोग पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। सुमित की बहन जोर जोर से भैया भैया चिल्लाई तो सुमित ने बाहर आकर भीड़ में से अपनी बहन और माँ को खींचकर अलग करके कहा, क्या चाहिए आपको? अगर लड़के वाले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि गलती हमारी है। लेकिन महिलाएं सुनने को तैयार नहीं थीं और बोली, जब शादी निभाई नहीं जाती तो करते क्यों हो? लड़की को घर में रखकर परेशान करते हो और अच्छा बनने की कोशिश करते हो। पुलिस तो डंडे लगाएगी तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। सुमित की एक ना चली और पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। वहां पहुंचकर उन्हें रुक्मणी जी और रमेश जी मिले। सुमित को देखकर वो ये कहकर बाहर निकल गए, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो ये शुरुआत है। घर पहुंचकर शाम के वक्त सब बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रमेश जी के पास एक फ़ोन आया। खबर मिली, एक सुमित और उसके परिवार की जमानत हो गई है, उसको घर जाने दिया गया है। ये सुनकर रुक्मणी जी गुस्से से बोली, किसने छुड़वाया उनको? हमने तो कोई केस वापस नहीं लिया। तो शिवानी ने कहा, अरे मम्मी, ये बहुत चालाक लोग हैं, इसके माँ ही होंगे, उन्होंने ही छुड़वाया होगा। तो रमेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोर्ट में देख लेंगे, वह नहीं बच पाएंगे। इधर सरिता बार बार अपने पति पवन से समझौता करने को कह रही थी, मगर उसने कहा, सरिता कुछ नहीं हो सकता, केस बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा। जिसने मेरी बहन पर हाथ उठाया उसको तो सड़क पर घसीट कर ले जाना चाहिए। तुम कैसी बीवी हो जो तुम्हें मेरी बहन के ससुराल वाले ज़्यादा सही लग रहे हैं? सरिता खामोश हो गई। कुछ दिन बाद पता चला कि शिवानी प्रेग्नेंट है और 3 महीने हो चुके हैं। उसने ठान रखी थी कि वो बच्चे दुनिया में नहीं आने देगी। सरिता को जैसे ही ये खबर मिली तो उसने फिर से समझाया, देखो दीदी, बच्चे को माँ और बाप दोनों को बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम ये जिद छोड़ दो, एक बार बात करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शिवानी ने गुस्से से कहा, खबरदार भाभी, जो मुझसे ऐसी बात की तो इतनी इज्जत मिल रही है ना तुम्हें, तब तुम्हें इतनी बात आ रही है। सरिता का भी पारा हाई हो गया। उसने कहा, तुम जो कर रही हो ना, उसकी खबर तो तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं है, अब देखना तुम। दरअसल सरिता ने एक बार शिवानी को अपनी सहेली से बात करते हुए सुना था। शिवानी फ़ोन पर कह रही थी, अरे यार, ये ससुराल वाले परिवार मुझसे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी नंद एक है, काम तो सारा कर देती है, मगर मुझसे घर में भीड़ पसंद नहीं। वैसे तो मेरी सास की हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन सुमित अपनी माँ के पक्ष में बोलता है। वो चाहते हैं कि मैं घर के सारे काम करूं, लेकिन मुझसे तो ये सब नहीं होता। अब देखो, मायके में बिंदास घूमती हूँ, खर्चा करती हूँ और कोई काम नहीं करना पड़ता। सरिता ये बात सुनकर समझ गई थी कि शिवानी ने अपने घर में बात को अलग तरीके से बताया है। कोर्ट में केस की पहली तारीख नज़दीक आ रही थी। शिवानी सबसे कहती फिर रही थी कि अब देखो, सुमित ने सारा खर्चा भी लूँगी और सज़ा भी करवाऊँगी। पहली तारीख को सब कोर्ट में पहुँच गए। शिवानी सीना तान कर सुमित को घूर रही थी, लेकिन जैसे ही सुमित ने वकील को देखा तो सब हैरान रह गए। रुक्मणी जी और रमेश जी के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू सरिता थी। सरिता ने कहा, जज साहब, ये मेरा पहला केस है, मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही होगी। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। सरिता ने लॉयर क्या हुआ था, वो एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन पवन ने कहा, अभी क्या वकालत करोगी और दिन भर बाहर रहोगी क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है जो तुम्हें ये सब करना पड़े। सरिता कुछ बोल नहीं पाई, मगर पुलिस स्टेशन से उस दिन सरिता के पास सुमित का फ़ोन आया, भाभी, पवन से बात करवाइए,
उस घर में शायद वही सुन ले और तो कोई नहीं सुन सकता, लेकिन सरिता जानती थी कि पवन भी नहीं सुनेगा। कोई भी इस बात का दूसरा पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। सुमित मुसीबत में था और माँ बहन पुलिस स्टेशन में परेशान खड़ी रो रही थी। ऐसे में सरिता ने उसकी मदद की और उसने अपने चाचा को फ़ोन करके उन्हें छुड़ा लिया। इसके बाद उसने सुमित से मिलकर पूरी बात सुनी तो सुमित ने बताया, भाभी शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भले ही मायके में देर से उठती हो, लेकिन ससुराल में सबके लिए उठना पड़ता है। अभी तो उठती हैं, शिवानी कभी उठती ही नहीं है। मेरी बहन के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन बेचारी सुबह उठकर नाश्ता बनाकर ही कॉलेज जाती है और यह महारानी बाद में उठकर उसी नाश्ते में कमी निकालती है। एक दिन माँ की तबीयत खराब थी। उन्होंने सुबह शिवानी को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा बुखार सा लग रहा है, ज़रा मसाले वाली चाय बना दो। तो उसने कहा, खुद बना लो, मैं नौकर नहीं हूँ इस घर में। बेटी बड़ी सो रही है, उसको भी बोल दो। मेरी माँ ने कहा कि बेटी वो देर तक पढ़ रही थी, अब सोई है। मगर शिवानी को किसी का ख्याल नहीं। ऐसा न जाने कितनी ही किस्से हैं जब उसने मेरी माँ को उल्टा सीधा सुनाया। ना ही खाना बनाती है, ना ही नाश्ता, और ऊपर से घूमने निकल जाती है, जिसके लिए उसको ढेर सारे पैसे चाहिए। और मैं साधारण नौकरी करने वाला इंसान इसके हाई-फाई खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा। सरिता सुमित की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उन लोगों को समझाने का अब सही वक्त आ गया है। उसने सुमित का केस लड़ने का फैसला किया और अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। 1 तारीख पर सब लोग कोर्ट आए तो सबके सामने से सरिता को आते हुए देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें तो याद ही नहीं था कि सरिता के पास लॉयर की डिग्री है। सब सत्ते में आ गए। पवन उसे घूर रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, आज में हमारी बहू ही हमारे खिलाफ खड़ी है, समाज में क्या इज्जत रहेगी, दुनिया रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखो कैसे बेशर्म होकर आई है। आते ही सरिता ने कहा, जज साहब, दरअसल इस केस में असली बातें और सच्चाई कुछ और ही है, जो अब तक शिवानी के सिवा कोई नहीं जानता। ससुराल वालों की सुनी नहीं गई, क्योंकि दुनिया की नज़र में लड़के वाले हमेशा ही दोषी होते हैं। मगर ये केस एक नई सोच को बढ़ावा देगा कि लड़के वाले भी लड़की से परेशान हो सकते हैं, लड़की भी उनका जीना आराम कर सकती है। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखें बाहर आ गई, क्योंकि आज तक तो उन्होंने अपनी बेटी की ही बातें सुनी थी। सुमित का पक्ष कोई नहीं जानता था। दलील दी जाती रही और सरिता सुमित की तरफ से तथ्य रखकर उसको निकालती रही। उसने कहा, क्या सास की सेवा करना एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सास बीमार है तो क्या बहू को घर नहीं संभालना चाहिए? शिवानी सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही थी। तभी सरिता ने वो रिकॉर्डिंग सामने रखी, जब शिवानी अपनी सहेली से बात करते हुए कह रही थी कि उसे घर में काम करने का कोई शौक नहीं है, मायके में तो जल्दी उठना नहीं पड़ता और ना ही कोई काम करना पड़ता है, तो मैं तो सुमित से तलाक लेकर रहूँगी। मेरा खर्चा उठाना सुमित के बस में नहीं है और मेरे पापा मुझे कभी मना नहीं करते, घर में कोई रोक टोक भी नहीं करता है। मुझे तो आज़ादी से ज़िंदगी जीनी है। ये सुनकर उसकी सहेली ने कहा, शिवानी, शादी के बाद तो ये बात नहीं होती, तेरे घर भी तुम्हारी भाभी है, उसे बुरा लगेगा। तो शिवानी ने हंसकर कहा, भाभी ने कुछ कहा तो भैया है ना, उसे मायके भिजवा दूंगी। रिकॉर्डिंग सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। रमेश जी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना रुक्मणी की एक बार दामाद जी से बात कर लो। फिर सरिता ने भी कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुनी। अब भुगतो। शिवानी ने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। ये सिखाया तुमने अपनी बेटी को, इसके कारण ही तूने अपनी बहू को मायके भेज दिया, अपने ही बेटी का घर तुड़वा दिया। इधर सरिता के पति पवन को भी अब बात समझ आ गई थी। जज साहब ने फैसला सुना दिया कि ज़रूरी नहीं लड़की का केस हमेशा मजबूत हो, वो भी गलत हो सकती है। महिला आयोग को दोनों तथ्य सुनने चाहिए। अब सुमित को लड़की वाले जुर्माना भरेंगे और शिवानी को भी ससुराल वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गलती पाई गई है। तो
इस रिश्ते को एक और मौका देना पड़ेगा। तभी सुमित ने कहा, वो शिवानी को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जज साहब ने कहा, कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। अब शिवानी को उसकी माँ गुस्से से देख रही थी और शिवानी नज़र झुकाए खड़ी थी। बेटी के मुंह से रुक्मिणी जी ने कभी सही गलत सुना ही नहीं और बात यहाँ तक पहुँच गई। समय रहते अगर समझदारी से काम लिया होता तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज रुक्मिणी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और तभी शिवानी सरिता के पास गई और बोली, भाभी प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं अपनी गलती मानती हूँ, कभी मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और झूठ बोलती रही, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी सरिता ने सुमित को समझाया तो सुमित इस बात पर तैयार हुआ कि शिवानी फिर से शिकायत का मौका नहीं देगी। अब कोर्ट के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले आरोप, गुस्सा और अहंकार था, वहीं अब शर्म, समझदारी और पछतावा था। शिवानी रोते हुए सुमित के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुमित, मुझे माफ़ कर दो, मैंने रिश्ते की कीमत नहीं समझी। मैंने सिर्फ अपने आराम और जिद को ही सब कुछ मान लिया था, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। सुमित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफ़ करना आसान नहीं है शिवानी, लेकिन अगर तुम सच में इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो मैं एक मौका देने को तैयार हूँ। शिवानी की आंखों में पहली बार सच्चाई और जिम्मेदारी दिख रही थी। पवन सबके सामने सरिता के पास गया और बोला, सरिता, तुम आज मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ और सच्चाई से चलते हैं। मैंने तुम्हें कल समझा, लेकिन तुमने ही सही रास्ता दिखाया। तो सरिता मुस्कुराई और बोली, पवन, परिवार में कोई जीतता या हारता नहीं है, या तो रिश्ते बच जाता है या टूटता है। तभी रुक्मिणी जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। वह सरिता का हाथ पकड़कर बोली, बहू, आज